नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MCS से बस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सिविक्स के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका से रिलेटेड क्वेश्चंस को पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने देखे, जिसमें हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका है इसमें राष्ट्रपति महोदय को और उपराष्ट्रपति महोदय से रिलेटेड 2 वीडियोज़ में प्रश्नों को देखा। आज हम लोग इसी क्रम में चलेंगे, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे और आशा है कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा और आपकी पॉलिटिकल साइंस पर जो समझ है वो काफ़ी अच्छी बन रही होगी। तो दोस्तों, इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अपना जो है करियर जो है उसको व्यवस्थित करते रहिए। और बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं कि आपको करियर में करना क्या है। यदि आप ईमानदारी से हॉनेस्टली अपने काम को करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, जिस तरह से तमाम सारी जो प्रश्नों की जो श्रृंखलाएं हम लोगों की चल रही हैं, उन श्रृंखलाओं को यदि आप सिस्टमेटिक वे से एक क्रमबद्ध तरीके से बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो निश्चित तौर से समझ लीजिए कि आपकी एक अच्छी पकड़ टॉपिक पे बहुत अच्छी पकड़ प्रत्येक सब्जेक्ट में बनती चली जाएगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों की श्रृंखला में। आपके सामने पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। देखिए क्या कहता है। कह रहा है, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में विभेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। तो बताना क्या है इसमें। देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में विभेद जो है, विभेद क्या है, क्या क्या अंतर क्या है दोनों में, वो आपको बताना। उससे रिलेटेड प्रश्न ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें से सही कथन का चयन करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। पहला टॉपिक दे रहा है। पहली बात मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा, ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या है। देखिए, जो भी लोकसभा की टोटल जो सदस्य संख्या है, ठीक है, उसका 15%, जितना भी सदस्य संख्या है उसका टोटल 15% ही मंत्री बन सकते हैं। और यही जो 15% मंत्री हैं, यानी 545 इस समय अधिकतम सदस्यों की संख्या आपके हैं, 543 निर्वाचित होकर के और 2 एंग्लो इंडियन वाले। लेकिन अभी क्या है, एंग्लो इंडियन की अब आगे से जो चुनाव होंगे उसमें किसी भी लोकसभा में जो आपको 2 सीटें दी गई हैं और राज्यसभा प्रत्येक विधानसभाओं में 1-1 सीटें दी गई हैं, वो सभी एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो समाप्त किया जा चुका है। तो अभी क्या है, 543 सदस्य ही निर्वाचित होंगे अगली लोकसभा के चुनाव से। ठीक है, तो उनके टोटल सदस्यों का जो है 15%, जो भी सदन के सदस्य हैं लोकसभा के, उसके 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं। और यही जो 15% लोग हैं, इन्हीं को ही कैबिनेट कहा जाता है, कैबिनेट। और कैबिनेट को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है, मंत्री परिषद कहा जाता है, मंत्रिपरिषद। या एक तरह से कहिए कि ये जो आपकी कैबिनेट होती है उसे कहा जाता है मंत्रिमंडल, कैबिनेट। अब कैबिनेट के बारे में बस इतना समझिए, टोटल जो मंत्रियों की परिषद होती है, जो टोटल मंत्री होते हैं उन्हें कहा जाता है मंत्री परिषद, ऐसे समझिए, परिषद। ठीक है, उन्हें मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और इनमें से मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है। आपने देखा, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और तीसरे उप मंत्री होते हैं। 3 मंत्री आपके 3 तरह के मंत्री होते हैं। और जो पहली श्रेणी का मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री है, यही कैबिनेट मंत्रियों की जो श्रेणी है, इसे ही मंत्रिमंडल कहा जाता है, इसे ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय हो गया और मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय हो गया। ठीक है, मंत्रिमंडल छोटा निकाय हो गया, मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय। इन टोटल 15% मिनिस्टर होंगे, वो आपके कहलाएंगे मंत्रिपरिषद। और जो उससे जो 3 श्रेणी मंत्रियों की बांटी गई हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तो केवल कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इन्हीं से ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। ये बात पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखिए, आइए प्रश्नों को देखते हैं इस पे। कह रहा है, पहला, मंत्रिपरिषद एक सूक्ष्म निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक व्यापक निकाय है। तो पहले क्वेश्चन यही कह रहा है, जो कि आपका ये गलत हो गया। क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है अपेक्षित मंत्रिमंडल के। तो ये निकाय कैसा है, ये बड़ा निकाय है। ठीक है, और ये क्या निकाय है, छोटा निकाय है। मंत्रिमंडल छोटा निकाय है आपका। ठीक है, तो ये व्यापक कह रहा है, तो ये गलत आपका हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सरकारी दायित्वों को पूरा करने के लिए मंत्रिपरिषद एक निकाय के रूप में कार्य करती है। ठीक है, निकाय के रूप में कार्य करती है। तो देखो, एक बात है कि सरकारी दायित्वों को पूरा करने के लिए मंत्रिपरिषद की बात कह रहा है, एक निकाय के रूप में कार्य करती है। यह आपका कैसा स्टेटमेंट हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद नहीं करती है, मंत्रिमंडल करता है, मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, दायित्वों को पूरा करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो है मंत्रिमंडल की होती है, ना कि मंत्रिपरिषद की होती है। ठीक है, तो ये आपका कुछ दूसरा भी आपका गलत हो गया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के 74 और 75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। संविधान का उल्लेख किया गया है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है, तो ये गलत स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। अब सवाल क्या है कि अगला क्वेश्चन सही केवल बताना था, तो तीनों आपके ऑप्शन गलत निकल कर चले आ गए। अभी आगे है क्या मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणी पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल सही है। जबकि मंत्रिमंडल जो आपका है वो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जो कि मैंने बताया, तो बिल्कुल सही आपका आंसर आपका ऑप्शंस बता रहा है इसमें। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से जानने होगा। और मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है यहाँ पर, मंत्रिमंडल शब्द का जो पहली बार उल्लेख किया गया था, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन वैसे संविधान में मूल भाग में नहीं है। मूल जैसे शब्द एक है आपका मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिमंडल शब्द का ये मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख कब हुआ है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। ठीक है, 1978 में अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद जो है आर्टिकल 352 में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, में 44वें संविधान संशोधन जो है करके अनुच्छेद जो है 352 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। कुल मिला के बात ये है आपका, ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब देखिए विचार करते हैं। 2 स्टेटमेंट दे रहा है, दोनों में से आपको कूट में बताना है क्या कह रहा है। पहला, वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री की स्थिति पूर्व राष्ट्रपति के ठीक बाद होती है, ये स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ये 2 स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो जरा सा आप देखिए इसमें क्या है। कह रहा है वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति के बाद होते हैं, नहीं, ये गलत दे रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट, ये गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पहले क्रम में आपके आते हैं, फिर आपके उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं, फिर आपके प्रधानमंत्री आते हैं, फिर इसके बाद राज्यों के राज्यपाल चौथे नंबर पे आपके क्रम में आते हैं, फिर 5वें नंबर पर 5 नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति आते हैं, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, तो कहा है यहाँ पर क्या? प्रधानमंत्री से पहले मैंने क्या बताया था? राष्ट्रपति आपको बताया, राष्ट्रपति आपका स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति पहले हैं, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, फिर इसके बाद आपका 5वें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति। तो यहाँ पर क्रम में देखिएगा तो प्रधानमंत्री के तुरंत बाद जो है कौन आ रहे हैं? राज्यपाल आ रहे हैं, फिर आपके पूर्व राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है वरीयता क्रम प्रधानमंत्री की स्थिति पूर्व राष्ट्रपति के ठीक बाद होती है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, जबकि पहले होती है। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति के पूर्व होती है, उसके पहले भी राज्यपाल महोदय होते हैं और राज्यपाल महोदय के बाद से पहले जो है प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। ठीक है, ये होता है। अगला है आपका उसी में दूसरा स्टेटमेंट, वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट आपका। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे कि कहाँ कहाँ का वो और अध्यक्षता करता है, तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्षता करता है। और जो आपकी नीति आयोग है, नीति आयोग जिसे पहले आप लोग क्या कहते थे, जो है नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना प्लानिंग कमीशन जो हुआ करता था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, उसकी अध्यक्षता करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करता है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अंतर्जातीय परिषदें जो होती हैं उनकी भी अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है उसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देखिएगा, 4 शब्द आपके पास मिले हैं। पहला क्या था? नीति आयोग था, फिर राष्ट्रीय एकता परिषद है, फिर राज्य स्तरीय जो परिषदें हैं उसकी अध्यक्षता करता है, और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद जो कि इसमें दिया हुआ है संसाधन परिषद की भी अध्यक्षता करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं जिनके बारे में करता है। तो दूसरा केवल सही हो जाएगा, पहला करेक्ट नहीं रहेगा दोस्तों, तो दूसरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री की शक्तियां तथा कार्यों से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? किसके बारे में कह रहा है? प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1 कह रहा है प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने के परिणाम स्वरूप मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाती है।
तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये तो सही है, बिल्कुल है भाई। पहले वाला स्टेटमेंट सही, जैसे प्रधानमंत्री त्यागपत्र देंगे मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, तो सही नहीं बताना हम लोगों को, ये तो सही हो गया। दूसरा क्या है, चुनाव आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट बताना है आपको, कौन सही नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तीसरा है, जब संसद में मंत्रिपरिषद का विश्वास समाप्त हो जाता है तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने का अनुरोध करता है। नहीं देखिए, अनुरोध ये नहीं करेगा, इसमें क्या है कि जब क्या होता है कि जब लोकसभा विघटित किसी पारित प्रधानमंत्री किसी भी समय कर सकता है, ये बाध्यकारी नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाए, विश्वास समाप्त हो जाए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, उसके पहले जब भी चाहे प्रधानमंत्री ये कर सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करें कि श्रीमान जी मतलब जो है लोकसभा को भंग कर दिया जाए, लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो वो बिल्कुल राष्ट्रपति महोदय उसको स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है गलत हो रहा है। कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद पर विश्वास समाप्त हो जाता है, जब संसद में मंत्रिपरिषद पर विश्वास समाप्त हो जाता है तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोक सेवा आयोग को भंग करने का अनुरोध करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तब नहीं करते, कभी भी कर सकते हैं, यही एक गलत बताना था। तो बाकी ये तो सही होगा, राष्ट्रपति ये राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, ये मैंने बताया था आपको, तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को लोकसभा द्वारा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव को पारित करके हटाया जा सकता है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, आप लोग जवाब इसके देखते जाइए बारीकी से कि क्या इसका है। क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को लोकसभा द्वारा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव को पारित करके हटाया जा सकता है। तो मंत्रिपरिषद किसी एक सदस्य को लोकसभा द्वारा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव को पारित करके हटाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं सही है, सत्य स्टेटमेंट बताना है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो दूसरा कह रहा है, केवल मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा की समय अवधि समाप्त होने के पूर्व उसे भी विघटित करने का परामर्श दे सकता है। नहीं, ये भी नहीं है स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि कह रहा मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद क्या कह रहा है इसमें, लोकसभा की केवल मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को लोकसभा की समय अवधि समाप्त होने के पूर्व, ठीक है, उसे भी विघटित करने का परामर्श दे सकती है। ये सेंटेंस में कुछ त्रुटियां हैं, इसमें कह रहा है कि होने से पूर्व उसे विघटित करने का परामर्श दे सकती है, होने से पूर्व उसे भी विघटित, उसे भी नहीं होना चाहिए सेंटेंस में, इसमें उससे भी नहीं होना चाहिए, संतोष थोड़ा त्रुटिपूर्ण है आपका, उससे विघटित। हाँ ठीक, अब बन रहा है सेंटेंस, देखिए केवल मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को लोकसभा की समय अवधि समाप्त होने के पूर्व, ठीक है, लोकसभा की समय अवधि होने से पूर्व उसे विघटित करने का परामर्श दे सकती है। तो ये कह रहा है मंत्रिपरिषद ही, केवल मंत्रिपरिषद, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि केवल मंत्रिपरिषद कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, लोकसभा को समय अवधि समाप्त होने से पूर्व उसे विघटित होने का परामर्श दे सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, उसके पहले भी ये कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगला है स्टेटमेंट आपका अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आपको पता होगा, ये बड़ा ही सरल स्टेटमेंट है। अगला है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान नहीं होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान नहीं होता, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं होता है भाई, होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको गलत बताना था, तो तीसरा आपका करेक्ट नहीं है, गलत है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रधानमंत्री से रिलेटेड बात है और उसको सही बताना है आपको, कौन से कथन सही हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके आपको बताना क्या है, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट आपका सही होगा। आपका कह रहा है वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और उसे कार्य संचालन के संदर्भ में नियम बनाता है। ठीक है, नहीं, कार्य संचालन के संबंध में नियम वो नहीं बनाएगा उसके लिए, बल्कि कौन बनाता है, कार्य जो है मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करेगा। ठीक है, वो सिफारिश करता है, प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और कार्य संचालन के संदर्भ में नियम बनाता है, नहीं, राष्ट्रपति करेंगे कार्य संचालन के संदर्भ में।
नियम बनाने का जो काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्टेटमेंट क्या है? वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, वो सिफारिश करते हैं वो। ठीक है, प्रधानमंत्री महोदय। वह लोक सेवा के विघटन की सिफारिश किसी भी समय राष्ट्रपति से कर सकता है। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं वो, उसके लिए उनको बाध्यता नहीं है, कभी भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये सही हो गया आपका। कह रहा प्रधानमंत्री कार्यपालिका का राजनीतिक प्रमुख, प्रधानमंत्री कार्यालय का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है। सचिव होता है, बिल्कुल सही है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री कार्यालय का राजनीतिक प्रमुख, प्रधानमंत्री, हाँ ठीक है, राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, प्रशासनिक प्रमुख प्रधान सचिव होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर तो फिर 2 स्टेटमेंट आपके सही हो जा रहे हैं इसमें। तो इसमें से तो फिर आपका क्या होगा आपका स्टेटमेंट इसमें से? चीज़ें दोनों स्टेटमेंट, यानी कि आपका स्टेटमेंट कौन से कथन है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जा रहे हैं दोस्तों। 2 और 4 का तो इसमें कूट में तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको कर देना होगा। यहाँ पे इसको आप समझ लीजिए, कूट के रूप में इसको आपको देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन दोनों सही है दोस्तों। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कूट बनना चाहिए था बट वो नहीं बना पाए हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपका देखेंगे तो ये सही आपका बनेगा। ठीक है, क्या क्या था इसमें? लोकसभा के विघटन सिफारिश की राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकता है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही होगा दोस्तों। नहीं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, लोक सेवा के विघटन की सिफारिश किसी भी समय राष्ट्रपति से कर सकता है, बिल्कुल सही है, ये तीसरा सही स्टेटमेंट। और चौथा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे त्रुटि हो गई हमसे, तीसरा और चौथा होना चाहिए, दूसरा चौथा नहीं। ठीक है, ये है। चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या है? यह सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है? नहीं, ये राष्ट्रपति के प्रति नहीं होती है, बल्कि लोकसभा के प्रति होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और अगला है क्या है? यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये दूसरा सही हो जाएगा। तीसरे में क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु के बाद मृत्यु से यह विघटित हो जाती है, भी सही, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। तो दूसरा और तीसरे का जो कूट होगा दोस्तों वो सही हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन में है, तो डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें से आपको देखना होगा और ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। हाँ दोस्तों, तो बाकी चीज़ें इसमें हैं। एक चीज़ और भी इसमें जान लीजिए आप लोग, अनुच्छेद 75(3) के तहत, अनुच्छेद 75(3), ठीक है, और अनुच्छेद 75(2), ये दोनों 2 बातें करता है। 75(3) के तहत जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, जबकि 75(2) के तहत जो मंत्री होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो दोनों बात याद रखिएगा, 75(3) और 75(2) आर्टिकल दोनों में बात बताई गई है। तो 75(3) में लोकसभा के प्रति टोटल मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है और व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होते हैं 75(2) के तहत राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। ठीक है, किसी विधेयक को अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। नहीं भाई, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने होते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं करने होते। ठीक है, दूसरा है प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही करता है, नहीं कोई जरूरी नहीं, बाहर से भी कर सकता है वो, बाद में फिर उसको सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी होगी। तो ये भी गलत स्टेटमेंट आपका है। तीसरा कह रहा है राज्यसभा और लोकसभा का कोई नामांकित सदस्य भी प्रधानमंत्री के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री बन सकता है। क्या कह रहा है? राज्यसभा लोकसभा का कोई नामांकित सदस्य भी, हाँ यानी नॉमिनेटेड, जो 12 सदस्य लोकसभा राज्यसभा में होते हैं, 2 सदस्य लोकसभा नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, उनमें से भी किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये सही है आपको। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत मंत्री बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही आपका है। और तीसरा क्या? प्रधानमंत्री को त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती है,
नहीं भाई, विघटित हो जाती है, गलत कह रहा है। बिल्कुल मृत्यु हो जाएगी तो विघटित हो जाएगा। कैसे विघटित हो जाएगा? तत्काल अगर मृत्यु होती है और तत्काल कोई व्यक्तिगत नहीं रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाता है, सरकार मतलब आपस में कलह शुरू हो जाती है, लोग यूनिट नहीं रह पाते, यूनिटी नहीं रह पाती है, तो उस स्थिति में त्यागपत्र देना पड़ता है, मंत्रिपरिषद को विघटित कर दिया जाता है। अगर कोई उसमें प्रमुख लीडर आ जाता है और लोग सामान्य सहमति बन जाती है तभी वो रह पाता है, अन्यथा मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी गलत हो गई। आपका जो भी स्टेटमेंट है तीसरा ही केवल करेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री को सामान्य के बीच सामान्य के बीच होगा दोस्तों, यहाँ पर समान होगा, सामान्य समान के बीच, यहाँ पर समान के बीच प्रथम मंत्रिमंडल रूपी चाप का प्रमुख प्रस्तर के रूप में उल्लेख नहीं करता है। यानी कि जो मंत्रिमंडल में प्रमुखता जो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं उनको कौन सा स्टेटमेंट है जो उसका प्रमुख के रूप में उल्लेख नहीं करता है प्रस्तर के रूप में, यानी कि प्रधानमंत्री की शक्ति में कमी कौन सा स्टेटमेंट ला रहा है, ये आपको देखना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शंस को। कह रहा है वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है किंतु मंत्री कौन होने चाहिए, राष्ट्रपति केवल इन्हीं में से मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। स्टेटमेंट पूरा क्या है आपका? वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि मंत्री कौन होने चाहिए। ठीक है, कौन होने चाहिए, ठीक है, ये तो बात सही है। राष्ट्रपति केवल इन्हीं में से मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। हाँ, ये सही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है कि वही कर सकता है। इसमें आपको सही नहीं बताया, उल्लेख नहीं है, ये बताना है आपको, उल्लेख नहीं करता है तो ये तो सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? वह मंत्रियों के मध्य विभागों का आवंटन और अदला बदली करता है, मंत्रियों को निर्देश देता है। ये भी सही है भाई। क्या कह रहा है? वो मंत्रियों के मध्य विभागों का आवंटन करता है। ये किसके बारे में कह रहा है? ये स्टेटमेंट पूरी तरह से आप देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में तो बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ तक तो बात सही है। मंत्रियों को निर्देश देता है, उनका नियंत्रण करता है और उनके मध्य समन्वय करता है। वो मंत्रियों से इस्तीफा मांग सकता है या मंत्रियों से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति से मंत्री को बर्खास्त करने को कह सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, यानी पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो गया आपका। तीसरा कह रहा है उसके त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है, ये भी सही है, यानी पहला दूसरा तीसरा भी स्टेटमेंट सभी सही हो गए। चौथा देखिए क्या कह रहा है? किसी सदन का सदस्य न होने की स्थिति में भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो यानी चारों स्टेटमेंट आपके गलत की स्थिति में पहुंच रहे हैं, मतलब चारों से स्टेटमेंट आपके जो हैं सही की स्थिति में कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्वेश्चन में आप देखिए, स्टेटमेंट तो सही है आपका, मंत्री किसी भी सदन का हो या ना हो तो चीज़ें आपकी बन सकती हैं। तो आपका ये आपको इसमें देखना है आपको कि क्या है, किसी सदन का सदस्य ना होने की स्थिति में भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को मदन रूप में किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट चारों सही हो जाए। नहीं, प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री को सामान्य के बीच प्रथम, यानी सभी के बीच में जो सामान्य लोग उनके बीच में प्रथम मंत्रिमंडल रूपी चाप का प्रमुख प्रस्तर के रूप में उल्लेख हो। इसमें से स्टेटमेंट बता रहा है कौन सा स्टेटमेंट ऐसा कर रहा है जो प्रधानमंत्री की शक्तियों को हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है यही जो चौथा स्टेटमेंट है, किसी सदन का सदस्य न होने की स्थिति में भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये शक्ति का उल्लेख नहीं कर रहा है, इसमें से प्रधानमंत्री का ये नहीं बताया, मेहराब के पत्थर के तौर पे उनको नहीं इंडिकेट कर रहा है स्टेटमेंट, तो यही गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। वैसे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सभी स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रधानमंत्री को शक्तिशाली नहीं इंडिकेट कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट, ये कुल मिला के तो यही स्टेटमेंट है आपका। अगला है कैबिनेट के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। कैबिनेट के संदर्भ में क्या नहीं सही है? पहला कह रहा है कार्यभार ग्रहण करते समय प्रधानमंत्री का सांसद होना अनिवार्य नहीं है, परंतु मंत्री का सदस्य होना आवश्यक है। परंतु
मंत्री का सदस्य होना आवश्यक, यानी मंत्री के बारे में कह रहा था, प्रधानमंत्री के बारे में ये दोस्तों कह रहा है। कार्यभार ग्रहण करते समय प्रधानमंत्री का सांसद होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़, ठीक है, तो यहाँ तक तो बात सही है, परंतु मंत्री का सदस्य होना आवश्यक है। मतलब क्या कह रहा है, कार्यभार करते समय नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे सदस्य को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य ना हो, फिर बाद में 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी पद पर आसीन हो जाना चाहिए। तो इस आधार पर एक स्टेटमेंट गलत हो गया। आधा स्टेटमेंट सही है, आधा त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। प्रधानमंत्री पद क्रम में उच्च मंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री पद क्रम में उच्च मंत्री नहीं होता, बल्कि कैबिनेट के सभी मंत्रियों में अग्रणी होता है, ठीक है, मंत्रियों में अग्रणी होता है और सभी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि उच्च मंत्री नहीं होता बल्कि कैबिनेट के रूप में मंत्रियों के में अग्रणी होता है, यानी प्रधानमंत्री कोई उच्च पद नहीं है। यहाँ पे बता रहा प्रधानमंत्री पद क्रम में उच्च मंत्री नहीं होता है, क्योंकि हाँ देखिए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री की तरह ही उसका भी रोल है, कार्य करता है, बल्कि कैबिनेट के सभी मंत्रियों में अग्रणी होता है। तो कैबिनेट में मतलब कैबिनेट मंत्री के जैसा होता है, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों में अग्रणी होता है। तो ये इस तरह का होता है उसका रोल। यहाँ पर ये नहीं होता, प्रधानमंत्री पद क्रम में उच्च मंत्री नहीं होता, कह रहा है नहीं होता, प्रधानमंत्री पद क्रम में उच्च मंत्री नहीं होता बल्कि कैबिनेट के सभी मंत्रियों में अग्रणी होता है। बिल्कुल सही, उच्च मंत्री नहीं होता है, अग्रणी, और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे अग्रणी होता है। ये स्टेटमेंट सही है। और सभी सामूहिक रूप से लोकसभा प्रति होता है, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये है दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री सरकार और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है, बिल्कुल सही यहाँ तक स्टेटमेंट है, क्योंकि वह संघीय प्रशासन के संदर्भ में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों और विधायिका के प्रस्ताव को राष्ट्रपति को सूचित करने हेतु बाध्य है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और फिर इसके बाद आपका चौथा स्टेटमेंट है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार यदि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु भेजा गया कोई विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा लौटा दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति द्वारा बाध्यकारी, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति द्वारा बाध्यकारी होती है। ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें बात तो सही कह रहा है, बाध्यकारी होता है, पुनर्विचार की बात कह रहा है। तो लेकिन स्टेटमेंट 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार यदि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु भेजा गया कोई विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा लौटा दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका, ये पहले संविधान संशोधन की बात 42वें की 44वें की बात हो रही है, यहाँ पर हो रहा है आपका, आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें से ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगर यहीं पे स्टेटमेंट 42वां होता, 42वां स्टेटमेंट हो जाता तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता। 42 में अगर यहाँ पर 6 कर, देखिए होता क्या था कि पहले जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति महोदय को बाध्य कर दिया गया था और उसमें यह कह दिया गया था कि अगर जो विचार करके पहली बार स्टेटमेंट जो आ रहा है, जो विधेयक वहाँ से पारित हुआ लोकसभा राज्यसभा से, उसके लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ऐसा कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और पुनर्विचार करने के बाद अगर विधेयक पास होकर के आता है तो उस पर फिर बाध्यकारी हो जाएंगे। तो इस आधार पर यहाँ पर स्टेटमेंट आपका पहला ही केवल गलत होगा। कार्यभार ग्रहण करते समय प्रधानमंत्री का सांसद होना अनिवार्य नहीं है, सांसद होना अनिवार्य नहीं है, परंतु मंत्री का सदस्य होना आवश्यक है। यही आपका जो कह रहा है ये गलत कह दे रहा है ये स्टेटमेंट, बाकी आधा स्टेटमेंट यहाँ का गलत हो गया, तो यही गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इस पर विचार करना है, गलत कथन का चयन करना है। पहले क्या कह रहा है, संसद के दोनों सदनों से मंत्री चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है, चुने जाते हैं दोनों सदनों से। एक व्यक्ति जो सांसद नहीं है मंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए आपको। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री बना रहता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका है। चौथा कह रहा है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार करता है, नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है सभी की नियुक्ति, ठीक है। सभी मंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो कम से कम विवेक पे नहीं करता है और बाकी जिसका बहुमत होता है वो उसको प्रधानमंत्री बना देता है वो। तो ये चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है।
विवेक के अनुसार नहीं करता है वो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत बताना है, यानी कि बाकी के शेष 3 सही होंगे, एक कोई गलत होगा। चलिए देखते हैं क्या है। पहला, कैबिनेट मंत्री तथा गैर कैबिनेट मंत्री दोनों ही कैबिनेट समिति के सदस्य बन सकते हैं। कैबिनेट सदस्य जो बन सकते हैं, ये पहला स्टेटमेंट दे रहा है आपका। ठीक है, तो भाई देखिए, समिति के कैबिनेट जो है कैबिनेट मंत्री और गैर कैबिनेट मंत्री दोनों ही समिति के सदस्य बन सकते हैं। बिल्कुल, जो भी समितियां गठित होती हैं दोनों के सदस्य हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है, गृह मंत्री भी कैबिनेट समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। तीसरा कह रहा है, कार्यकरण आवंटन नियम 1961 के तहत कैबिनेट समितियों का गठन किया गया था। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है आपका। ये भी स्टेटमेंट आपका जो गठन किया गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल 1961 के तहत कार्यकरण आवंटन नियम 1961 के तहत कैबिनेट समितियों का गठन किया गया था। स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। व्यक्तिगत रूप से अभी बताया गया स्टेटमेंट में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है, इसमें कथन सत्य कथन का चयन करना है। इसमें आपको देखिए, पहला कह रहा है, अपने प्रादुर्भाव में मंत्रिमंडल यह समितियां संविधानेतर हैं और इनका नेतृत्व केवल प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, अपने प्रादुर्भाव में मंत्रिमंडल यह समितियां संविधानेतर हैं। ये स्टेटमेंट पूरा क्या कह रहा है, अपने प्रभुत्व में, अपने प्रादुर्भाव हो में, यहाँ पे कह रहा है सॉरी, अपने प्रादुर्भाव में मंत्रिमंडल यहाँ पे मंत्रिमंडलीय समितियां होनी चाहिए। मंत्रिमंडल यह क्या लिखा है यहाँ पे, मंत्री गलत, थोड़ा त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। मंत्रिमंडलीय ऐसे होना चाहिए। मंत्रिमंडलीय समितियां संविधानेतर हैं। ठीक है, समितियों के बारे में यानी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, ये बताना चाह रहा है, लेकिन जबकि समितियों का उल्लेख संविधान में किया गया है यार। इनका नेतृत्व केवल यहाँ पर कह रहे हैं किया गया है, समितियां हैं और इनका नेतृत्व केवल प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। इनका नेतृत्व केवल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। और अपने प्रादुर्भाव में मंत्रिमंडल समितियां संविधानेतर हैं। ठीक है, संविधान से इतर हैं, ये कहने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बिल्कुल हैं, संविधानेतर इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडलीय समितियां गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर हैं, यानी कि संविधान में इनका कोई उल्लेख इस तरह से नहीं किया गया। समितियां, कई भी समितियां संविधानेतर हैं या मतलब जो है गैर संवैधानिक है, संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, एक तरह से कहिए इसको, उल्लेख नहीं है। और समय समय पर समितियों का गठन किया जाता है आवश्यकता पड़ने पर। तो ये बात आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट करेक्ट हो गया यहाँ पे। है प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट यहाँ पर, इसके नाते ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक, और कभी कभी जो है ये भी जान लीजिए, कभी कभी कैबिनेट मंत्री विशेष रूप से गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इन समितियों की अध्यक्षता कर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान है ना, प्रधानमंत्री के अंदर अलावा गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, ये सभी समितियों की अध्यक्षता कर लेते हैं। इस नाते ये गलत हो जा रहा है स्टेटमेंट। बाकी स्टेटमेंट ऊपर वाला सही था आपका आधा। दूसरा कह रहा है दोस्तों, मंत्रिमंडलीय समितियों में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल किए जाते हैं, ये गलत है आपका। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका। स्टेटमेंट गलत है आपका। ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ, मंत्रिमंडलीय समितियों में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट है, राजनीतिक मामलों में समिति केंद्रीय सचिवालय में सभी उच्च पदों पर नियुक्ति से संबंधित हैं। ये सभी राजनीतिक मामलों में समिति केंद्र सचिवालय में सभी उच्च पदों पर नियुक्ति से संबंधित हैं, ये गलत यहाँ पर स्टेटमेंट आपका है। ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहा है इसमें राजनीतिक मामलों में की समितियां केंद्रीय सचिवालय में सभी उच्च पदों पर नियुक्ति से संबंधित हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कि जो कह रहा है सभी उच्च पदों पर नियुक्ति से संबंधित हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी मामलों में घरेलू और विदेशी मामलों से संबंधित राजनीतिक समितियों से संबंधित सभी मामलों को देखरेख करती हैं ये, तो इससे नहीं, सभी मामलों की समितियां केंद्रीय सचिवालय
में सभी उच्च पदों पर नियुक्ति से संबंधित है, ये स्टेटमेंट गलत है। बस आप इतना ही ध्यान रखें इसमें से, बाकी डिटेल वीडियो देखिएगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा और भी आसानी से समझने में आसानी होगी। और कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से क्या हो रहा है स्टेटमेंट देखेंगे तो उपरोक्त में से कोई नहीं स्टेटमेंट हो जाएगा। केवल कैबिनेट मंत्री, कोई सही नहीं आपका स्टेटमेंट होगा, यानी तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए हैं, तो कोई नहीं सही इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से कथन सत्य नहीं हैं? ठीक है, कौन से कथन सत्य नहीं है? मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। बिल्कुल, मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, सही स्टेटमेंट है। आपको सत्य नहीं बताना है, कोई एक सत्य नहीं होगा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपका है। तीसरा कह रहा है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा विद्युत करने की सलाह दे सकती है। विद्युत नहीं, विघटित होना चाहिए दोस्तों, गलत हो गया यहाँ पे, सॉरी, विघटित। ये बच्चों ऑपरेटर साहब गलती उनकी है, विघटित, अब सही हो गया ये, विघटित हो करने की सलाह दे सकता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सलाह दे सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद यानी का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री के तहत जो है ये करने की सलाह दे सकता है। क्या कह रहा है? अगला है अनुच्छेद 73 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये 75 से रिलेटेड है, 75 होता है तो ये करेक्ट हो जाता है, ये 73 नहीं है, अनुच्छेद 73 नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा सारे स्टेटमेंट आपके सही थे, यानी पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही था, सत्य नहीं था, तो तीसरा अनुच्छेद में चौथा जो है ऑप्शन यही जो 73 कह रहा है 75 कह देता तो ये भी सही हो जाता आपका। कह रहा है भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना आपको। तो कह रहा है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह लोक संघ के कार्यकलापों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। बिल्कुल है, ये प्रधानमंत्री का कार्य है, ऐसा करेंगे प्रधानमंत्री। दूसरा कह रहा है इसमें प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दी गई है। किसमें नहीं दिया गया है? कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कह रहा है इसमें प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए जो है कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया है। बिल्कुल सही है, ये प्रावधान नहीं दिया गया है। विवेकीय शक्ति कहीं कहीं पे आपको राष्ट्रपति लगाते हुए मिलेंगे जहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो इस नाते इसका कोई विशद विवरण उस रूप में स्पष्ट रूप में नहीं दिया गया है। तो ये हो गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन, अगला है जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है संविधान द्वारा प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते को निर्धारित किया गया है, ना कि उसके कार्यकाल को। ठीक है, कार्यकाल को निर्धारित किया गया है, वेतन और भत्ते को किया गया है, ना कि उसके कार्यकाल को निर्धारित किया गया है। ये स्टेटमेंट आपको संविधान द्वारा प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते को निर्धारित किया गया है, ना कि उसके कार्यकाल को। देखिए, वेतन भत्ते को निर्धारित किया गया है, ये वेतन भत्ते हुए तो उसको सांसद के वेतन मिलते रहते हैं। ठीक है, सांसद के नाम पे वेतन मिलते हैं, फिर वो सारी चीज़ें उसको फैसिलिटीज़ प्रधानमंत्री के नाम पर जो है नहीं दी जाती हैं, फिर वो आपका स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों की परिभाषा करता है, तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बताना क्या था इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन तीसरा आपका करेक्ट नहीं होगा, तीसरा कथन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, यही गलत है, बाकी सभी सही हैं आपके। ठीक है, सारे स्टेटमेंट सही हैं, तट से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन आपका है सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सरकार के प्रति मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली में संसद में सरकार के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, संसद के प्रति। तो निश्चित तौर से क्वेश्चन पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। क्या कह रहा है? संसदीय प्रणाली में संदर्भ में सरकार के मंत्री सामूहिक रूप से किसके? लोकसभा के प्रति होंगे, संसद के प्रति सामूहिक रूप से अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होंगे, यानी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय
अब स्टेटमेंट शुरू हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक सदन का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। किसी को भी चाहे वो सदस्य ना हो तो भी आपका किया जा सकता है। एक सही आपका ये स्टेटमेंट हो गया। इसके अलावा क्या कह रहा है, जरूरी नहीं कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए आवश्यक लोकसभा जो कह दिया, इस नाते ये त्रुटिपूर्ण हो गया। वहाँ पे कोई भी सदन कहता है तो सही हो जाता है, इस नाते ये गलत हो जा रहा है, अन्यथा ये सही स्टेटमेंट है। अगला कह रहा है क्या, संसद के दोनों सदस्यों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है आपका, किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो बन जाएगा, फिर बाद में उसको सदस्यता ले लेनी होगी 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट है आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, भी गलत है आपका स्टेटमेंट, यानी पहला स्टेटमेंट ही केवल सही है आपका है। अगला है संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में। संघीय मंत्रिपरिषद जो शब्द है आपका वो नहीं है संघीय मंत्रिपरिषद हो दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। कह रहा मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने यहाँ पर। दूसरा कह रहे हैं आप, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल निष्पादित करने में मंत्रिपरिषद परामर्श देती है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये मंत्रिपरिषद परामर्श देती है। तीसरा क्या कह रहा है आपका कि किसी परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है, ये भी तीसरा भी सही आपका स्टेटमेंट है। चौथा कह रहा मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन आता नहीं, ये नहीं आता है, ये गलत आपका स्टेटमेंट है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही आपके हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला कह रहा है मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की कलाकारी संस्था है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है किस तरह से राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था होना चाहिए स्टेटमेंट सलाहकारी संस्था है। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। और अगला क्या कह रहा है, मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री उपमंत्री शामिल नहीं होते हैं, तो मंत्रिमंडल में नहीं होते, केवल कैबिनेट होते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही आपका है। कह रहा है मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री उपमंत्री शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही आपका है। फिर क्या कह रहा है, कैबिनेट मंत्रिपरिषद का ही अंग है, कैबिनेट जो है मंत्रिपरिषद का, बिल्कुल सही है, कैबिनेट जो है मंत्रिपरिषद का ही एक अंग है। तो स्टेटमेंट क्या क्या आपका सही हो गया, जो है स्टेटमेंट आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ से सही हो गए। मंत्रिमंडल का ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे था सलाहकारी संस्था, तो ये भी सही हो गया, नहीं चारों स्टेटमेंट दोस्तों सही हो गए हैं इसमें। तो ABCD का जो ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपको, मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है। भाई सीधी सी बात है, लोकसभा के प्रति होगा मंत्रियों का दायित्व, या व्यक्तिगत रूप से कह रहा है, सॉरी दोस्तों व्यक्तिगत रूप से कह रहा है, तो यहाँ पर सामूहिक कहता है तो संसद हो जाता है, ठीक है, सामूहिक होता तो लोकसभा, यहाँ ऑप्शन है लोकसभा में, तो लोकसभा हो जाता है आपका। लेकिन कह रहा है मंत्री व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग प्रश्न। अगर व्यक्तिगत शब्द कहेगा तो राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, सामूहिक शब्द कहेगा तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो करता है तो 74 के तहत करता है, ये आपको पता होगा 74, चलिए 74 नंबर के तहत है आपका, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपका था, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो करता है वो अनुच्छेद 74 के तहत
करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आपको 20 प्रश्नों की श्रृंखला आज आपका कंप्लीट हो गया। तो कार्यपालिका का ये तीसरा वीडियो भी आप लोगों के सम्मुख पूरी तरह से कंप्लीट आप लोगों ने कर लिया है। आशा है कि आपको मंत्रिमंडल पे एक अच्छी समझ विकसित हो चुकी होगी और प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके मोस्टली बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं दोस्तों। तो इसी तरह से आप लोग अपना एफर्ट जो है वो बेहतर तरीके से देते रहें। निश्चित तौर से एक अच्छा समय आएगा जब आपके पास एक अच्छी कमांड होगी और सारे टॉपिक्स लगभग करीब में आपके तैयार हो चुके होंगे। तो दोस्तों अपना साथ अपना प्यार हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बनाए रखिए और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए और वीडियो को बार बार रिवीजन करते रहे, जिससे आपकी एक समय समय पर एक टॉपिक आपका तैयार होता रहे। समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे तभी आपकी एक अच्छी पकड़ बन पाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।